आज जो हम बैच शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं एडवांस एक्सेल विद डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड। इसकी 25 क्लासेज होगी आपकी। ये आपका ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, और 3 दिन आपको प्रैक्टिकल फाइल भेजा जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, उनको पता है कि मैं डेली क्लास मंडे टू फ्राइडे देता था। अब सडनली मैंने इस साल हमने अपनी चेंज की है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने कई सालों से देख रहा हूँ कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्लासेस के बीच में प्रैक्टिस को लेके, क्योंकि सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो शुरुआत में तो लोग जोर लगाते हैं, लेकिन कुछ क्लासेस बाद उनकी ऑफिशियली प्रॉब्लम जो है आ जाती है। इस कारण से क्लासेस में प्रॉब्लम हो जाती है, कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, या फिर कुछ समझ में ना आने के कारण ड्रॉप कर देते हैं। इसलिए मैंने एक क्लास लिया, एक क्लास को हम गैप दिया ताकि अपनी प्रैक्टिस आप पूरी कर सके, और थोड़ी सी क्लास की स्पीड बढ़ा दी ताकि टाइमिंग भी ज्यादा ना लगे। ओके, तो ये जो कोर्स है इसमें हम बात करेंगे एक्सेल 365 बेसिक टू एडवांस, इसके सारे फीचर्स कवर करूंगा मैं। पिवट टेबल के बेसिक टू एडवांस कवर करूंगा, साथ में पिवट टेबल से हम डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे। 300 के आसपास फॉर्मूला, पावर क्यूरी, डायनेमिक चार्ट, डेटा कनेक्टिविटी, इन सबों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो 25 क्लासेस के अंदर में मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक चीज को कवर करूं, हर एक चीज को कवर करूं। साथ में आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है डे टू क्लासेस में, उसको भी क्लियर करने की कोशिश करो। आप लोगों के लिए मेरा टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगा कि प्रैक्टिस करते समय या ऑफिस में यूज करते समय किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब दो चीजों पे डिस्कस करते हैं। पहला, हम एक्सेल की बात कर रहे हैं तो हम यहां डिस्कस करेंगे थोड़ी सी थ्योरिकल पार्ट कि आखिर एक्सेल का इस्तेमाल होता क्या है। तो चलिए एक सिंपल सा फाइल हम खोलते हैं डे वन का। तो हम एक्सेल से करेंगे क्या? अब एक्सेल क्या है ये आप लोगों को पता है, मुझे पता है। आप लोग बहुत सालों से एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो एक्सेल के बारे में अब आपको रो कॉलम सेल वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास आइडिया है। तो बात करते हैं कि हम एक्सेल से करेंगे क्या। हम एक्सेल से डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ऐसे यहाँ पे चार्टिंग एंड ग्राफ्स की विजुलाइजेशन कर सकते हैं, बीवी के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं, या सीआरएम जैसा कुछ भी बना सकते हैं, या ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हमें जरूरत पड़ती है अपनी कंपनी के अंदर। जी हाँ, सारे कुछ कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी हम चार चीजों के लिए एक्सेल यूज करते हैं। पहला, डेटा स्टोरेज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप डेटा को स्टोर तो करते हैं, बट एक्सेल को एज ए डेटाबेस नहीं बना सकते। रीजन, दो तीन रीजन है। पहला रीजन है आपकी साइज, कि एक्सेल के अंदर में आप एक सीट पे 10 लाख रो से ज्यादा डेटा नहीं डाल सकते। 10 लाख इसकी मैक्सिमम लिमिट है, बट 2 लाख 3 लाख के बाद आपका एक्सेल हैंग होना, करप्ट होना शुरू कर देगा। दूसरा आता है डेटा सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी में दो चीजें। एक, अगर आपके फाइल में बहुत सारे फॉर्मुलेज और बहुत कॉम्प्लिकेटेड फाइल हो गई तो आपकी फाइल कभी भी करप्ट हो सकती है, डेटा लॉस होने के चांसेस है। दूसरा, कि अगर आपने प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर पासवर्ड लगा दिया, जैसी बात है डेटा है तो प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई भी अननोन पर्सन फाइल खोल के डेटा ना देख ले। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ क्या बोल रहा है, इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट रिकवर। अब यहां प्रॉब्लम आ गया कि अगर पासवर्ड में भूल गया तो मैं रिकवर नहीं कर सकता, तो फिर क्यों, हम कैसे इसको डेटाबेस यूज करें? जाहिर सी बात है इसको हम एज ए डेटाबेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब इसको डेटाबेस बना नहीं सकते तो किस तरह का डेटा स्टोर करें? एक्सेल में स्टोर करते हैं मिसलेनियस डेटा। अब मिसलेनियस डेटा क्या होता है? मान लीजिए कि आप लोग अकाउंट टीम में है, और अकाउंटिंग के लिए आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर?
टैली का, फीको का, राइट। फिर भी आपका जो अटेंडेंस है, जो अटेंडेंस का डेटा है, वो तो आप एक्सेल में ही रखेंगे। उसको ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, भले ही मशीन लग जाए, कुछ भी लग जाए, ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। क्यों? ऑटोमेट ना करने के पीछे का रीजन है कि आपकी कंपनी का हर एक एम्प्लॉई हर दिन ऑफिस आता तो नहीं है ना। प्लीज कैमरा ऑफ करें। लेकिन तो मिसलेनियस डेटा ऐसे पेरोल टीम है, अटेंडेंस जा सकता है, अकाउंट में जो पेटी केसेज होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मतलब कि मिसलेनियस डेटा ऐसा डेटा जिसकी एंट्री हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में हम एक्सेल पे डेटा रखते हैं। दूसरा आता है एसएमई। एसएमई का मतलब है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ऐसे छोटे लोग जिनके पास डेटा की काउंट बहुत कम है, डेटा का काउंट बहुत कम है, वो लोग डेटा को स्टोर करते हैं एक्सेल में। से मेरे पास डेटा बहुत कम ही है, तो मैं खामखा एसक्यूएल वगैरह सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे हम एसएमई डेटा यूज करते हैं। दूसरा आता है एनालिटिक डेटा। अब जो डेटा बेसिस, मान लीजिए कि मुझे अगर रिपोर्ट बनानी है, मुझे डैशबोर्ड बनाना है, अब ऐसे डेटा को तो मुझे रखना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कि हमने ए डैशबोर्ड बनाया, इसका डेटा रखेंगे, तभी इसका डैशबोर्ड अपडेट होगा ना। तो एनालिटिक डेटा को हम स्टोर करते हैं एक्सेल। फिर आता है कैलकुलेशन। एक्सेल के ऊपर किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए आपके पास इतने सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं, इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि क्वार्टर वन में मेरे पास 85 सेल्स है, क्वार्टर टू में 90 सेल, मुझे ग्रोथ परसेंटेज चाहिए। अब ग्रोथ परसेंटेज के लिए मैंने देखा कि एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है, या है तो मेरे कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, एंटर प्रेस कीजिए और देखिए रिजल्ट आ गया। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको आसानी से लगाया, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, वो लगा सकते हैं। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी डेटा को एनालाइज, जैसे भी थोड़ा देर पहले ही दिखाया ये रिपोर्ट, किसी भी डेटा को एनालाइज करके उसकी समरी रिपोर्ट बना सकते हैं और उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब जो डायनेमिक रिपोर्ट है उसको जनरली हम लोग एक्सेल में ही प्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी केपीआई, पीपीटी में सुविधा नहीं ना होगी कि मैं कंज्यूमर पे क्लिक करूं तो पूरी रिपोर्ट कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। तो हम रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन को भी एक्सेल के थ्रू करते हैं। और आखिरी में है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयर द डेटा। अगर कोई भी रिपोर्ट या कुछ भी आपको शेयर करना हो किसी के साथ, तो हम एक्सेल के थ्रू ही शेयर करते हैं ना। क्या? क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले बंदे के पास एक्सेल जरूर होगा। अभी जो डैशबोर्ड दिखाया, इसको हम पावर बीआई में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पावर बीआई की बनी रिपोर्ट अगर मैंने आपको भेजी, तो आपके पास भी पावर बीआई होना चाहिए। अगर आपके पास पावर बीआई नहीं है, तो फिर रिपोर्ट देखेगा कौन? कोई भी बंदा आपकी एक रिपोर्ट देखने के लिए 500-700 एमबी की डेटा डाउनलोड करके, फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल करके थोड़ी देखे। तो वही चीज हुआ कि एक्सेल पॉपुलर होने के पीछे ये है कि एक्सेल हर पीसी में, इसलिए शेयर द डेटा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम एक्सेल का यूज स्टोर द डेटा, कैलकुलेट द डेटा, एनालिसिस एंड रिप्रेजेंट द डेटा एंड शेयर द डेटा करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं। अब बात करेंगे कि हमारे नए
एक्सेल ऑफिस के अंदर में क्या किया। सबसे पहले कि इसमें लॉट ऑफ फीचर है आपके पास। सबसे पहला आपके पास इसमें पावर क्यूरी है, डेटा कनेक्टिविटी बढ़ गया है, इसके साथ इसमें पावर क्यूरी के ऑप्शंस आ गए हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स आ गए हैं, जियोग्राफिकल, करेंसीज एंड स्टॉक के। इसके अलावा इसमें आपको जो नया चीज आ गई है वो आ गई है फॉर्मूले। बहुत सारे नए फॉर्मूले इसके अंदर आपके पास आ गए हैं। इसमें एनालाइज द डेटा करके एक एआई फीचर ऐड हो गया है, जो कि पिवट लगा देता है बड़ी आसानी से। उसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे कि आपका एक्स लुकअप का फॉर्मूला, ग्रुप बाय फॉर्मूला, लैम्डा फॉर्मूला, लेट फॉर्मूला, ऐसे बहुत सारे वो नए फीचर्स फॉर्मूले कवर हुए हैं, जिससे हमारा काफी ज्यादा आसानी होती है। पाइथन, नए पाइथन की कोडिंग आप एक्सेल में डायरेक्टली कर सकते हैं। वीवीए तो पहले से था, पाइथन भी आ गया। एक नया ऑटोमेट आया जहां पे आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। जो जावा स्क्रिप्टिंग जो गूगल के अंदर हम करते हैं, वो स्क्रिप्टिंग भी हम एक्सेल के साथ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा इसमें, चिंता मत कीजिए। अब इस पे बात करते हैं कि अगर मैं सीख लूंगा तो किस तरह की रिपोर्ट आप बना सकते हैं। तो मेरी क्लासेस के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप इतने तरह की रिपोर्ट्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दिख रहा है ऐसा? और इसमें से कई सारे रिपोर्ट्स को मैं बना के दिखाऊंगा पिवट की मदद से, विदाउट पिवट फॉर्मूले की मदद से। इतने सारे रिपोर्ट्स को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब कुछ लोग जॉब के लिए सोचेंगे, तो देखिए जॉब के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको लाखों में या फिर आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का पैकेज ले लेंगे, ऐसा रिकमेंड मैं नहीं करूँ। लेकिन आप फैक्ट देख सकते हैं कि Naukri.com पे यहाँ पे दिख सकते हैं कुछ जॉब मैंने इंडिया के अंदर अलग अलग सिटी से कटआउट निकाले हैं, जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, आप देख सकते हैं। और इसको और ज्यादा देखने के लिए आप Naukri.com, Sign.com, Monster.com, जो भी जॉब पोर्टल है उस पर जाके जॉब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करेंटली मार्केट में एक्सेल एंड डेटा एनालिसिस के ऊपर किस तरह का जॉब है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने अपनी क्लासेस में जिक्र किया है डेटा एनालिसिस की। किसकी जिक्र किया है? डेटा एनालिसिस। तो ये डेटा एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड होता क्या है? देखिए डेटा एनालिटिक्स का मतलब ये हुआ कि आपको कोई रॉ डेटा, अभी से कोई एक इंफॉर्मेशन निकाल के सामने वाले पर्सन को बताना। अब इस पे एक केस स्टडी से समझते हैं। केस स्टडी में मान लीजिए कि आपके पास एक स्टोर, इसी स्टोर को लेते हैं, आपके पास एक स्टोर है। ठीक है। स्टोर में बहुत सारे बंदे काम करते हैं। ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे जो घर के राशन सामान बिकता है, बड़ा सा स्टोर है, चार पांच पांच बंदा 10 बंदे उस पर काम करता है अब तक। और आपके पास ऐसे और भी स्टोर हो सकते हैं। शाम को अब स्टोर में एंटर होते हैं और स्टोर में जो मैनेजर है, मिश्रा जी उनका नाम है, उनसे बोले कि मिश्रा जी बताइए आज क्या क्या हो। अब मिश्रा जी क्या करेंगे, बड़ा सा रजिस्टर लेंगे और एक एक इनवॉइस आपके हाथ पे देंगे कि देखिए वर्मा जी आए थे, इन्होंने 5 केजी चीनी ले गए। ये देखिए मिश्राइन आई थी, ये आपसे 3 केजी चाय पत्ती ले गई है। अब ऐसे वो 1000 2000 बिल आपके हाथ में थमाने लगे। तो मुझे लगता है कि 5 10 बिल लिखने के बाद ये बिल आप देखेंगे, बोलेंगे रहने दो, ठीक है ठीक है ठीक है। उससे तो फैक्ट नहीं हुआ। लेकिन उसी में अगर एक एमआईएस में बंदा क्या करेगा, दिन भर का सेल लेगा या पूरे साल का सेल लेगा और उस सेल्स के ऊपर एक विजुलाइजेशन तैयार करेगा। इसको बोलते हैं डैशबोर्ड या डेटा विजुलाइजेशन, जिसमें वो ट्रेंड दिखाएगा कि हमारी सेल इतने की हुई है, हमारा प्रॉफिट इतना हुआ है, प्रॉफिट का रेट 12% और हमारा बेंच मार्क 10% है। तो 10% से ऊपर ही सेल हुआ है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 10% से ऊपर से उधर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो जोग्राफिकल सेल दे रहा है, यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इस साल कहाँ चल रहा है। इसके बाद प्रोडक्ट वाइज सेल आपको बता रहा है कि सबसे हाईएस्ट हमारा फोन बिक रहा है।
एंड यहाँ सबसे थी, ये देखिए यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स दिख रहा है। अब इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा सेल ईयरली हर साल ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। तो 4 साल का डेटा 2019 से 2022 का डेटा है, तो कंटिन्यूस मेरा सेल ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि क्वार्टर 1 हमारा क्या होता है, ऑफ सीजन होता है। क्वार्टर 1 में सेल ज्यादा नहीं होती है, लेकिन क्वार्टर 4 क्वार्टर 3 पीक सेल पे। अगर मुझे कोई बंदे को छुट्टी मान लीजिए कि हमें बंदे को छुट्टी देनी है, तो उनको बोल दूंगा क्वार्टर 2 में तुम छुट्टी ले सकते हो, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में छुट्टी नहीं दूंगा मैं। दूसरी चीज, मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट करनी है या किसी तरह का प्लान करना है, रेनोवेशन करवाना है, तो हम क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में ही करेंगे, क्योंकि क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 हमारा पीक डेट होता है। ये इंफॉर्मेशन कब मिलेगी, जब इस तरह का रिपोर्ट्स आपको मिलेगा। अब इस तरह की रिपोर्ट अगर आपको डेली बनाना हो, तो डेली अगर मैनुअल बनाएंगे तो इस रिपोर्ट को बनाने में कम से कम 2 घंटे का टाइम डेली लगेगा। लेकिन जब इस रिपोर्ट के एक फॉर्मेट तैयार कर देते हैं, डेटा अपडेट करते हैं, और यहाँ सिंगल क्लिक पे ऑटोमेटिक हमारा रिपोर्ट बन जाता है। और मान लीजिए कि अगर इसमें हम केपीआई ना डालें, केपीआई होता है की और परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो ओवरऑल रिपोर्ट दिखेगा। अब किसी बंदे ने बोला कि एक काम बताओ कि होम ऑफिस में सेल कितना होगा, इसका रिपोर्ट बताओ। आपको होम ऑफिस के लिए एक अलग से सेल्स करने पड़ेंगे। होम ऑफिस के लिए एक अलग से रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। बट मैंने इसी रिपोर्ट के अंदर अपनी स्लाइसर ऐड किया हुआ है कि जैसे होम ऑफिस पे क्लिक करूंगा, मेरी पूरी रिपोर्ट होम ऑफिस के अकॉर्डिंग चेंज हो। तो हम एक तीन जो अलग अलग रिपोर्ट बनाएंगे, उसके जगह पे हम एक ही रिपोर्ट के अंदर केपीआई ऐड कर सकते हैं। तो आपको रिपोर्ट बनाते समय, डेटा एनालिसिस करते समय इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि रिपोर्ट जितना हो सके उतना सिंपल और जितना हो सके उतना इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। और बंदे को अलग अलग एंगल से अगर रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पे अलग अलग एंगल भी प्रोवाइड होना चाहिए कि भी जस्ट क्लिक द एंगल और यहाँ पे रिपोर्ट उसके हिसाब से प्रिपेयर हो। ठीक है, तो एक सही, तो इसी को बोलते हैं डेटा एनालिसिस, किसी डेटा के ऊपर एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार कर, या डैशबोर्ड कह सकते हैं। अब बोले सर डैशबोर्ड एमआई वाला बंदा क्या करता है और डेटा एनालिटिक्स का बंदा क्या करता है, अभी दोनों के बीच में फर्क देखिए। एमआई वाला बंदा क्या करता है कि इस तरह की रिपोर्ट बना हुआ है, बस इसको मेंटेन कर, क्या करता है, मेंटेन करता है डेली बेसिस पे। मान लीजिए डेली सेल्स रिपोर्ट है, तो इस डेली बेसिस पे यहाँ डेटा डालेगा, रिपोर्ट को अपडेट करेगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग करना है चेंज करके रिपोर्ट को भेज दे। डेटा एनालिसिस क्या करेगा, इस तरह का इंफॉर्मेशन तैयार करेगा कि हमें डेली बेसिस पे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जिससे हमारा जो मैनेजमेंट टीम है वो डिसीजन लेने में मदद साबित कर सके। उसका काम होता है डेटा एनालिसिस के लिए। अब एक केस स्टडी आपको दिखाता हूं। आप लोग जस्ट डायल के बारे में जानते होंगे। जस्ट डायल क्या करता है, जस्ट डायल कंपनी हेलो पेजेस है, कोई फोन करता है तो उसको क्या कर बताता है कि हाँ किसी का मान लीजिए फोन नंबर, तो गूगल ज्यादा हो गया, पहले गूगल कम था, गूगल पे इंफॉर्मेशन कम थी, और हर जगह हर किसी के पीसी में इंटरनेट नहीं था, तो जस्ट डायल का बहुत ज्यादा काम था। तो जस्ट डायल में आपने जस्ट डायल के कॉल सेंटर में आपका काम मिल गया, आप एक टीम लीडर हैं, सपोज दैट कि पवन जी या राहुल जी जस्ट डायल के दिल्ली रीजन के अंदर एक टीम लीडर है, उनके अंदर 20 इंप्लॉई हैं जो कि दिल्ली से आने वाले सारे कॉल्स को अटेंड। ठीक है, अब सामने में उनका उनकी जो एचओडी है, एचओडी ने बोला कि तुम दिल्ली देख रहे हो, तुम्हारे पास 20 बंदों का टीम है, तुम दिल्ली देख रहे हो, कल से तुम्हें हरियाणा भी देखना है, बताओ वो कितना टीम चाहिए। तो पवन जी क्या करेंगे, एक बार आके बोलेंगे कि सर दिल्ली छोटा शहर है तो 20 है, हरियाणा तो बहुत बड़ा है, मुझे इसमें इसमें 60 दे। यहाँ पे दो केसेस हो सकता है। अगर एरिया के हिसाब से किसी एक फैक्टर के हिसाब से उन्होंने अगर टीम मांग लिया,
तो दो केसेस हो सकते हैं इसमें। या तो उतने काम नहीं होंगे जिस कारण से कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ सकता है, या फिर इतना ज्यादा काम होगा कि 60 बंदा भी हैंडल नहीं कर पाएगा, तो पवन जी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो पवन जो 60 बंदा बोलेंगे, उसके पीछे एक स्टैटिक देना होगा। सेम उसी तरह से कि अगर कॉलेज में जब हम लोग थे, तो हम पापा से पैसा मांगते थे कि पापा मुझे पॉकेट मनी दे दीजिए, आज इतने रुपए काम है, कल इतने रुपए काम है, तो कभी 200, कभी 500, कभी 50, कभी 20 रुपए ऐसे मिलते थे। एक दिन पापा ने बोला, भाई तुम पैसे बहुत खर्च कर रहे हो, एक महीना फिक्स कर लो कि तुमको महीने में कितना पैसा चाहिए। आप बोलेंगे ठीक है पापा, महीने में मुझे 20,000 रुपए दे दो। अब पापा दिलदार होंगे तो दे देंगे, हम लोगों के पापा की तरह होंगे तो दो चार चप्पल लगा देंगे, 20,000 क्यों चाहिए तुम्हें। तो 20,000 या जितना पैसा मांगने से पहले आप एक स्टैटिक तैयार करोगे कि पापा पिछले 6 महीने से आप कभी मुझे 10 दे रहे हैं, कभी 50 दे रहे हैं, कभी 100 दे रहे हैं, कोई 70 दे रहे हैं। तो आपने पहले महीने में मुझे आपने 3,000 रुपए दिए थे, दूसरे महीने में आपने मुझे 4,000 रुपए दिए थे, तीसरे महीने में आपने 2,500 दिए आपने मुझे, चौथे महीने में आपने मुझे फिर से 3,500 दिए। तो 4 महीनों में आपने मुझे टोटल दिया 13,000। और 4 महीने को अगर हम अपना कॉलेज के दिन से मल्टीप्लाई करें, मेरा कॉलेज जो है महीने में 20 दिन खुलता है, तो 20 दिन से मल्टीप्लाई कर 80 दिनों में आपने 13,000 रुपए दिए, तो एक दिन का पड़ा 162 रुपए। तो मुझे आप 162 रुपए के आसपास दे दीजिए, हम खर्चा चला दें। तो 162 की जगह पे 150 रुपए आपका अप्रूव हो सकता है, क्योंकि आपने एक स्टेटस दिया है। तो 150 रुपए को अगर 20 दिन से मल्टीप्लाई करें, तो आप बोल सकते हैं कि 3,000 मंथली मुझे आप दे दीजिए, मेरा पॉकेट मनी हो। तो एक स्टैटिक हुआ, तो सामने वाला बंदा चलेगा, ठीक से चलेगा। तो यही काम होता है डेटा एनालिसिस का, कि डेटा एनालिसिस इसी तरह का फैक्ट बताता है। तो अगर आपको 60 बंदे मांगने हैं, तो पहले आपको निकालने होंगे कि अभी जो मेरे पास जो कैपेसिटी है वो क्या है। तो मान लीजिए कि एक बंदा 8 घंटे का शिफ्ट है, 7 घंटे काम करता है, 7 घंटे में टोटल हुए कितने मिनट, तो टोटल 420 मिनट हुए। कितने मिनट हुए, 420 मिनट हुए। एक कॉल को एवरेज हैंडल करने में 90 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 90 सेकेंड। और मेरे दिल्ली में एवरेज हर दिन जो कॉल आता है, वो कॉल आता है, मान लीजिए 20,000 कॉल्स आते हैं हर। तो 20,000 कॉल्स को एंटरटेन करना बाई 90 अगर करें, और इसको डिवाइड बाय 60 करते हैं, तो मुझे टोटल 30,000 मिनट की जरूरत है। कितनी मिनट जरूरत है, 30,000 मिनट की जरूरत है। मेरे पास एक बंदे के पास 420 मिनट है, तो 20 बंदों के पास कितना मिनट होगा, 8400 मिनट होगा, क्योंकि मेरे पास मैन पावर बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, मैन पावर 21,700 का बच रहा है। अब मैं हरियाणा का स्टैटिक निकालूंगा कि हरियाणा में फोरकास्ट आ रहा है, जो सामने वाला बंदा बोला है कि महीने का इसमें, आप डेली का इसमें मान लीजिए, डेली का इसमें आपको तकरीबन 40,000 कॉल्स आएंगे। मतलब कि आपको 60,000 मिनट की जरूरत है। मतलब कि आपको टोटल बंदे कितने चाहिए, 420। तो 142 142 बंदों की जरूरत पड़ेगी आप। तो इसको ऐसे शो नहीं करेंगे, इसको एक स्टैटिक्स में, एक विजुअलाइजेशन में शो करेंगे, कुछ इस तरह से। तब क्या होगा कि मेरा कंपनी का ना पैसा वेस्ट होगा, ना मेरे मेरे टीम के ऊपर वर्कलोड ज्यादा बढ़ेगा, और नहीं मेरा मेरा जो काम है, काम हम पे करेगा। ये काम होता है डेटा एनालिटिक्स का, कि पिछले रिकॉर्ड्स को इस तरह से एनालाइज करना, और आगे आने वाले कामों के लिए एक प्रोडक्शन कर देना, दैट कॉल डेटा एनालिसिस। एक तरह से कहिए कि ज्योतिषी का काम करता है, कि आपकी जैसे ज्योतिषी आपके ग्रह दशा को देखते हुए आपकी फ्यूचर की में अच्छे और बुरे की
आपको प्रिडिक्शन देता है, आपको भविष्यवाणी देता है, उसी तरह से एक डेटा एनालिटिक्स जो होता है वो क्या करता है कि पिछले किए गए कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी की आगे आने वाली परफॉर्मेंस की प्रिडिक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। और डैशबोर्ड क्या है, तो उसी प्रिडिक्शंस को एक सही फॉर्मेट में विजुलाइज करना, दैट कॉल डेटा विजुलाइजेशन। और जो डेटा विजुलाइजेशन बनता है उसको बोलते हैं डैशबोर्ड। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि डैशबोर्ड क्या होता है, डेटा विजुलाइजेशन क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारा काम एक्सेल से ही होता है? देखिए, सारा काम एक्सेल से नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जगह पे सारा काम एक्सेल से ही होता है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा की साइज क्या है। आपका टीम ग्लोबल है, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो उस केसेस पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास लॉट ऑफ डेटा आता है, लॉट ऑफ लोकेशन से डेटा आता है, डेटा करोड़ों में होता है, तो एक्सेल तो नहीं संभाल पाएगा ना। तो वहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ लोग टैबलू यूज करते हैं, कुछ लोग पावर बीआई यूज करते हैं, कुछ लोग पाइथन के जरिए खुद की सॉफ्टवेयर तैयार कर लेते हैं। और भी बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड को बनाने के लिए। लेकिन बात यह है कि अगर आपके पास लॉट ऑफ डेटा होगा तब यूज करेंगे, लेकिन शुरुआत आपको एक्सेल से ही करना। 90% कंपनीज आपको एक्सेल में रिपोर्ट बनाने के लिए बोलेगा। रीजन ये है कि अगर वो पावर बीआई यूज कर रहा है तो उसके पास पावर बीआई का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, टैबलू का भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और जहां जहां रिपोर्ट शेयर कर रहा है सबके पास सेम चीजें होनी चाहिए। अगर आप कंपनी आपकी रिपोर्ट पावर बीआई में बना रही है, उसको एक क्लाइंट को उसकी रिपोर्ट भेजनी है, और क्लाइंट के पास रिपोर्ट नहीं है, पावर बीआई नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी। उसको पीडीएफ में बना के भेजना पड़ेगा। अब पीडीएफ में बना के भेजेगा तो केपीआई वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए एक्सेल आपका शुरुआत है, तो ये कह सकते हैं कि स्टेज वन आपका एक्सेल। तो अब बात, इसीलिए हम शुरुआत करेंगे आपकी एडवांस एक्सेल की क्लासेस से। ठीक है। तो एडवांस एक्सेल में हम शुरू करते हैं डेटा सिलेक्शन से। तो हमारी जो पहली टॉपिक आज की होगी वो होगी डेटा सिलेक्शन। अब पहली टॉपिक, हम डेटा सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर आप पिवट लगाना चाहते हैं, अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, आप चार्ट लगाना चाहते हैं, आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, आप एनीथिंग कर कुछ भी करना चाहते हैं एक्सेल में, तो नीड टू सिलेक्ट द डेटा। जब तक डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बोले सर डेटा सिलेक्ट करने क्या है, माउस से क्लिक कीजिए, डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। इसी के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो हम शेयर करेंगे साथ आपसे। सबसे पहले अगर माउस से डेटा सिलेक्ट करते हैं तो आप क्लिक करते हुए नीचे आते हैं, डेटा छोटा है इसलिए कर लेते हैं। लेकिन यही डेटा अगर लार्ज डेटा हो गया, 50, 60 हजार, 70 हजार का डेटा हो गया, जैसे ये डेटा ले लीजिए कि मुझे इसको यहाँ सिलेक्ट करना है, तो ऐसे माउस से सिलेक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ेगा, अभी ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो इसमें टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो उसका तरीका क्या है कि आप इस डेटा के स्टार्टिंग में कर्सर रखें और एंडिंग में जाए शिफ्ट के साथ क्लिक करें। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आप एंडिंग पे रखें कर्सर और फिर ऊपर जाके क्लिक करें, डेटा सेलेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे कि मैं सबसे पहले डेटा को यहाँ स्क्रॉल करते हुए डेटा के लास्ट में आऊंगा, और फिर इसके लास्ट वाले सेल पे कर्सर रखूंगा, फिर स्क्रॉल करके ऊपर जाऊंगा और यहां सबसे स्टार्टिंग में शिफ्ट के साथ क्लिक कर दूंगा। अब ऐसा क्यों किया, हम ऊपर से नीचे क्यों गए? तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक बार डेटा को एक नजर मार लेंगे। जैसे आप डेटा के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, तो डेटा को एक नजर मारेंगे तो डेटा के अंदर कुछ ब्लैंक या कुछ ऐसी चीजें हुई जो रिपोर्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है,
उसको आप एक बार देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो डेटा सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का यूज कर सकते हैं। माउस का यूज करने के जगह पे एक काम और कर सकते हैं, वो है आपका कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए क्या करता है, पूरी डेटा को सिलेक्ट करता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है कि अगर पूरा डेटा अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहां पे कंट्रोल ए जब आप करेंगे तो क्या होगा, जो ब्लैंक सेल है उसके ऊपर का डेटा सिलेक्ट ही नहीं होगा। ब्लैंक सेल के ऊपर का डेटा सिलेक्ट ही नहीं, नीचे सॉरी नीचे डेटा सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल ए आपका यहां फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर करेंट रीजन होता है। क्या होता है, करेंट रीजन को सिलेक्ट करता है, तो ब्लैंक नहीं करेगा। तो दूसरी चीज है कि ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, मेरे पास साथ भी कई बार में आई है कि हम लोगों के पास डेटा मान लीजिए 50,000 का डेटा है और 45 पे एक ब्लैंक रो है। हमने देखा नहीं, हमने कंट्रोल ए करके उस पर पिवट बना दिया, या उसके ऊपर हमने सम लगा लिया, फॉर्मूला लगा लिया, जो भी करना है कर लिया। बाद में हमारी टोटल मिसमैच हो रही है। बाद में पता चला कि हमने सिलेक्शन किया ही नहीं था डेटा को नीचे का, वो ब्लैंक रो था इसलिए ऊपर ऊपर कर लिया, नीचे किया ही नहीं। तो एक बार चेक करें कि ब्लैंक रो क्या है। तो कैसे पता चलेगा कि ब्लैंक रो है या नहीं, तो सिंपल सा है कि किसी कॉलम पे कर्सर रखें, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें, तो आपका कर्सर वहीं जाके रुकेगा जहां ब्लैंक सेल है। कहां जाके रुकेगा, जहां ब्लैंक सेल है वहीं जाके रुकेगा। तो सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो डाउन एरो, इस तरह से सिलेक्शन आप करेंगे तो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर एक बार में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपके कीबोर्ड में एक बटन होगा ई एन डी एंड का, वो बटन प्रेस करेंगे, आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा एंड जो है यूज्ड सेल को सिलेक्ट करता है। किसको सेल करता है, यूज्ड सेल को। जो ये यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है, ये ब्लैंक भी सिलेक्ट हो जाए। अगर ब्लैंक नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसको आपने यूज नहीं किया हुआ है, तो सिर्फ आपका कंट्रोल शिफ्ट अगर मैं एंड करता हूं तो सिर्फ डेटा सेलेक्ट होगा। ये सेम चीज हमारे बड़े डेटा पे भी लागू होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ई एन डी एंड प्रेस किया तो देखिए पूरा डेटा मेरा 10,000 का डेटा है, 10,000 का डेटा सिलेक्ट हो गया एक ही बार। और बीच में ब्लैंक होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक जाता है। इसका यूज आप कर सकते हैं। अब सर आपने बहुत सारे शॉर्टकट्स बताए, मुझे याद कैसे रहेगा। कोई बात नहीं, ये जो फाइल आपको दिख रहा है, ये फाइल मैं क्लास के बाद ग्रुप में डाल दूंगा। इसके अंदर में सारी चीजें दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, तो चिंता मत कीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि सर ये तो आपने सिलेक्शन की शॉर्टकट दी, मुझे पूरी शॉर्टकट चाहिए तो कैसे पता चलेगा, गूगल करूं? जरूरत नहीं है गूगल करने का। आप क्या करें, सर्च पे जाएं और यहां पे आप यूज करेंगे शॉर्टकट। क्या यूज करें, शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट दिख रहा है आपको, क्लिक करें। आपको यहाँ एक्सेल हेल्प में सारे शॉर्टकट की लिस्ट आ जाए। अभी नहीं आ रही है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट का, इंटरनेट चलता भी चल रहा है ना, टीम चल रहा है, इसके कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिस्ट सॉफ्टवेयर लिस्ट आ जाए। प्रॉब्लम हुआ तो बोलिएगा, मैं भेज दूँ। दूसरा आता है मल्टीपल सेल सिलेक्शंस की। मान लीजिए मुझे कुछ कुछ रो को सिलेक्ट करना है या कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो हम अपने कीबोर्ड का कंट्रोल होल्ड करेंगे और यहाँ इस तरह से कुछ कुछ सेल्स पे क्लिक करेंगे तो वो सेल सिलेक्ट होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप भी नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन के साथ कॉपी भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल के साथ सीक्वेंस में। अब यहाँ देखिए दिक्कत हो गया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये हो जाए, मतलब जो ऊपर है वही नीचे भी होना चाहिए। देन हम कॉपी कर सकते हैं। या एक से ज्यादा, से मान ली ए से ए टू ए थ्री तक ले लिया, और डी ई कॉलम में भी हमको एक से थ्री को लेने पड़ेंगे और सेम रो यहाँ भी लेने पड़ेंगे। देन हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप सिलेक्शन अलग अलग करेंगे, लेकिन कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे तो इकट्ठा पेस्ट होगा। और सेम चीज हम एक सीट सीट में भी करते हैं कि मेरे पास कई सारे शीट्स हैं और मुझे सारे शीट्स के ऊपर क्या करने हैं, डेट लिखने हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे डेट डाला और यहाँ पे डेट डाल के टाइप करके फिर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूं, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की को होल्ड करूं और सबसे लास्ट में क्लिक करूं और यहाँ पे मैं डालूंगा डेट और यहाँ पे डालूंगा टाइम। डेट डाला तो देखिए हर एक सीट में आपका डेट लगे एक ही बार। मतलब कि आप यहाँ पे स्टार्ट क्लिक किए, कीबोर्ड का शिफ्ट प्रेस करके सबसे लास्ट में क्लिक किए, अब इसके बीच में मैं कुछ भी करूंगा वो हर सीट पे हो। जैसे मैंने इसको कलर कर दिया यहाँ से, तो हर सीट पे कलर हो, एक कार्बन कॉपी की तरह चले। तो कई बार मुझे कुछ सिलेक्टेड सीट पे चाहिए होती है, तो यहाँ हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल को होल्ड किया, सीट 5 और सीट 7 पे टाइम लिखना है। यहाँ पे हमने टाइम लिया और यहाँ पे हमने अपना टाइम टाइप कर दिया। तो आप देखेंगे कि सीट 4 पे टाइम नहीं लिखा है, सीट 5 पे है। तो इस तरह से हम मल्टीपल शीट्स के ऊपर डेटा को टाइप कर सकते हैं कंट्रोल की मदद से। ठीक है। अब बात करते हैं डेटा टाइप। अब एक्सेल में डेटा टाइप करते हैं तो कुछ चीजें जान, जैसे एग्जांपल में अगर मैंने यहाँ पे 500 टाइप करके एंटर मारा तो 500 कहाँ चला गया, राइट साइड में। देखिए इसी में मैंने पूजा लिखा, एंटर मारा तो पूजा लेफ्ट में रह गया। ये भी एक इंडिकेशन करता है कि अगर कहीं भी नंबर लेफ्ट में है इसका मतलब वो नंबर है, और जो राइट में है वो मतलब टेक्स्ट है। ऐसा इसलिए कि आप किसी भी नंबर के साथ अगर कोई अल्फाबेट ऐड कर देते हैं तो इसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हालांकि इसकी जरूरी नहीं कि इतना ही रख सकते हैं, इसको अपने हिसाब से हम अपना एंगल चेंज कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट जो होता है वो इंडिकेशन करता है कि नंबर है या टेक्स्ट। अब कई बार ये प्रॉब्लम करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ मेजरमेंट निकाला है कि 52 फीट, फीट हो गया, फार लिख दिया मैंने यहाँ पे feet, यहाँ पे 36 फीट, 28 फीट एंड 62 फीट। अब मुझे इसका सम करना, क्या लग रहा है सम होगा? किसी भी कंडीशन में सम नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने नंबर के साथ कोई भी अल्फाबेट लगा दिया तो आप किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसको लिखने का दो तरीके हैं, एक तो आप सारे नंबर्स और सारा टेक नंबर और टेक्स्ट को अलग अलग सेल में लिखें, इस तरह से तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं सर, मुझे रखना तो एक ही सेल में और सम भी करना है, तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट की हम डिटेल क्लास आपको आगे लेंगे, फिलहाल बता रहा हूं मैं। एफ डी इस तरह से, तो कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से हमने डाला, अब इस पे सम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें सीखी है कि कस्टम फॉर्मेटिंग में किया कैसे। तो सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया, कस्टम फॉर्मेट में गए, कस्टम इस पे नंबर फॉर्मेट पे यहाँ पे इस पे क्लिक किया और कस्टम में गए और यहाँ पे मैंने दिया जीरो। जीरो देना जरूरी है ताकि आपका नंबर शो होगा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी कीवर्ड्स डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा, प्रीफिक्स सफिक्स की तरह आगे करना है जीरो से पहले, पीछे करना है जीरो के बाद लिख दें। और इसकी डिटेल क्लास में आगे लूंगा। दूसरी चीज, एक्सेल के अंदर में दो तरह का डेटा होता है, पहला होता है विजुअल, दूसरा होता है ओरिजिनल। अब जो 32 फीट एफ टी जो लिखा हुआ है, दिस इज द विजुअल, ओरिजिनल नहीं है। जब इस पर डबल क्लिक करेंगे या ऊपर यहां जाएंगे तो आपको ओरिजिनल डेटा मिलेगा। और इसके अंदर जो जब भी कोई फॉर्मूला कैलकुलेशन या कुछ भी होता है तो उसके ओरिजिनल पे होता है, विजुअल पे नहीं होता है। विजुअल सिर्फ देखने और प्रिंट आउट के लिए होता है, इसके अलावा इसके ऊपर और कुछ भी नहीं किया जा सकता। सेम उसी तरह से अगर टाइम लिखना है, अभी दोपहर में 1 बजे प्रॉब्लम आ गई थी कि उनका जो टाइम फॉर्मेट था वो गड़बड़। उनका टाइम फॉर्मेट क्या था, डी डी एम 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 डी डी वाई वाई था, और एंट्री कर रहे थे डी डी एम एम वाई वाई। जैसे आज का डेट है तो मेरा सिस्टम फॉर्मेट क्या है, 9-3,
मतलब कि डी हो गया, एम हो गया, तो डी डी एम एम। तो मुझे आज के डेट डालने के लिए 9/3 डालना हो। लेकिन अगर आपका सिस्टम का डेट का फॉर्मेट अगर एम एम डी डी हुआ, तो ये 9 मार्च नहीं, 3 सितंबर। तो अगर कंफ्यूजन हो रही हो, तो आप इस तरह से लिखे 9 मार्च, एंटर प्रेस कर, ऑटोमेटिक डेट ले ले। सेम टाइम का है कि मुझे अभी का टाइम डालना है। तो अगर मैंने मान लीजिए 9:43 हमने किया, अब एंटर मारूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, ए एम। देखिए, बाय डिफॉल्ट इसने ए एम ले लिया। अब एम तो नहीं दिख रहा है, एम दिखाने के लिए एम वाला फॉर्मेट अप्लाई कीजिए। बोलिए। प्लीज म्यूट करें। माइक ब्लॉक करना पड़ेगा लग रहा है। एम आ गया। अगर आपको पीएम लिखना है तो यहाँ पे आपको 43/पीएम करके एंटर मारना पड़ेगा, तब पीएम है। या फिर 24 आवर का जो सिस्टम होता है, 21:43 डले तो आपका है। तो डेटा टाइप करते समय इस तरह का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फॉर्मूला लगाते समय क्या चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि फॉर्मूले के ऊपर तो बहुत डीपली क्लास लूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको बता रहा हूँ। जैसे सारे में मुझे 20 ऐड करने हैं, तो हम इस पे +20 करके एंटर मारेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, तो ऑटोमेटिक मेरा सारा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए A2 ले लिया, यहाँ पे देखिए A3, यहाँ पे A4। A2 क्या है, सेल एड्रेस, ए कॉलम एंड 2 नंबर रो। A2 का मतलब हुआ कि A2 के ऊपर डली गई वैल्यू ए कॉलम एंड 2 नंबर रो पे डली गई वैल्यू +20, इसलिए यहाँ पे देखिए 110 आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे D1 में 20 डला हुआ है, वो ऐड करना है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। क्या, इक्वल हमने इसको लिया और प्लस इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो रिजल्ट 110 तो यहां दिख गया, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे A2 था जो कि नीचे A3 हो गया, ऐसे यहाँ पे D1 था जो कि D2 हो गया। तो इसको हमें क्या करना होगा, एब्सोल्यूट मतलब कि $साइन लगा के फ्रीज करना होगा। तो रो नंबर के आगे हर एड्रेस में एक कॉलम होता है, एक रो होता है। तो रो नंबर के आगे हमने $साइन लगाया और इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर, तो देखिए सब जगह पे आपका D1 है। तो रिजल्ट अब सही आ रहा है। लेकिन हमने सिर्फ रो को फ्रीज किया क्योंकि मुझे टॉप टू बॉटम ड्रैग करना था। अगर मुझे लेफ्ट टू राइट भी ड्रैग करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं ड्रैग करता हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ई जो है ई बन जाएगा। तो अगर ऐसा लगता है कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट दोनों ड्रैग करना है, तो इसके आगे भी $साइन लगा दीजिए। अब चलिए इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ, कि मुझे क्या करने हैं, टेबल लिखने हैं। मतलब कि मुझे 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से, 18 को 4 से, 5 से, ऐसे 10 तक मल्टीप्लाई करना है। सेम 7 को 2 से, 7 को 3 से, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और ऐसी तरह से बाकी सारे कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करके टेबल निकालना है। तो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ लगा, यहाँ पे लगा दिया। अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि सर कैसे पता चले कि हमें कहाँ पे $साइन लगाना है। बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें कि कैसे पता चले कि कहाँ पे $साइन लगाना। तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि आप एक नीचे और एक आगे ड्रैग कर। अब यहां देखिए कि यहाँ जो है 18 × 3 होगी, होना चाहिए था, मतलब कि ए 18 होना चाहिए था जो कि 36 हो गया, मतलब कि ये D12 होना चाहिए जो कि D13 हो गया। तो 12 को 13 नहीं होने देना है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 12 के आगे $का साइन लगा दिया। अब नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे फिक्स हो गया। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ जो था, ये जो आपको दिख रहा है, ये DC जो था, C होना चाहिए था, D हो गया। क्या मतलब, मुझे C को D करना है,
सी रखना है, डी नहीं होने देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके आगे सी के आगे डॉलर साइन लगा। तो सिंपल सा आप फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको टॉप टू बॉटम करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, तो एक सेल में ड्रैग करके डबल क्लिक करके देखो कौन सा इंक्रीज हुआ है जो ना होना चाहिए। जिसको नहीं इंक्रीज करना है उसको डॉलर लगा दीजिए। अब देखिए 36 को अगर मैं यहां से यहां और इसके नीचे ड्रैग करूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है। अब बारी आती है कि प्रैक्टिकल की। तो आज की जो क्लास की रिकॉर्डिंग और ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ में आप लोगों को बना के भेजना है एक कैश मेमो। ये कैश मेमो दिख रहा है, एक कैश मेमो बना के मुझे भेजना है। तो जो लोग कोर्स एनरोल कर रखे हैं उनको एक